बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज पीडीएम का जलसा था, तो उस जलसे पर बात करने से पहले मैं एक और बात जिसका ताल्लुक़ इसी जलसे से ही बन जाता है वो करूँगा कि जलसे के दौरान एक साहब की तस्वीरें टीवी नशरियात रोक कर चलाई गई। वो साहब जिनको अब आप और आवाम कठपुतली के नाम से याद करते हैं, तो वो दिखाया गया कि वो जो साहब हैं कठपुतली जिनका नाम है, वो कुत्तों से खेल रहे हैं और बड़ी बेफिक्री में नज़र आने की कोशिश कर रहे हैं। इस जलसे की कार्रवाई को रोक कर नशरियात के दरमियान ये वीडियो खसूसी हिदायत पर चलाई गई और ये तस्वीरें दिखाई गई और मकसद ये बताना था कि मौसूफ पीडीएम के जलसों से परेशानी का शिकार नहीं है, वो बिल्कुल इत्मीनान में है और मज़े में है। तो नाजरीन, जब कोई आदमी ये ऐलान करना शुरू कर दे कि मैं परेशान नहीं हूँ, तो माहिरीन नफ्सियात कहते हैं कि वो उस वक्त परेशानी की पीक पर होता है और इस पीक पर होने की अज़ियत से निजात हासिल करने के लिए वो इस तरह का तासुर देना चाहता है अपने अल्फाज से और अपने बॉडी लैंग्वेज से कि मैं परेशान नहीं हूँ। तो अब आप फैसला कर सकते हैं कि कौन कितना क्यों परेशान है और किस वजह से परेशान है। दूसरी बात, इसी जलसे के हवाले से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपने सुना कि मुख्तलिफ़ वज़ीर और मुशीर और तर्जमान और 2-3 मुहब्बे वतन चैनल जिनकी आपको अच्छी तरह आगाही है और कुछ तजिया नगार मुहब्बे वतन किस्म के, वो जो बता रहे थे कि जलसा फलाप हो गया और 6000 से ज़्यादा लोग नज़र नहीं आए। तो इसमें एक दिलचस्प बात यह है कि कल रात इसी वक्त मैं एक टीवी चैनल के ऑफिस में बैठा हुआ था, तो वहाँ ये इतला मिली कि पीटीआई के तमाम तर्जमानों को और वज़ीरों को और मुहब्बे वतन टीवी चैनल्स को और मुहब्बे वतन एंकर्स हज़रात और तजिया नगार और रिटायर्ड बुजुर्गवारों को ये हदायतनामा भेज दिया गया है जलसा शुरू होने से गोया कि 12-14 घंटे पहले कि आपने कल जलसा होते ही ये तादाद चलानी है कि जलसे में 6000 से ज़्यादा लोग नहीं थे। तो हज़रात, बाकी लोगों ने तो इस पर अमल किया, लेकिन एक टीवी जिसका नाम आप जानते हैं ARY, उसने ज़रा तमील इरशाद में कुछ ज़्यादा ही नमक डाल दिया और ये ऐलान कर दिया अपने रिपोर्टर की वसासत से और पता नहीं इंटेलिजेंस इदारों की या पुलिस की तफ्तीशी टीमों के हवाले से कि जलसा आयाम में 3500 लोग थे। ये 3000 तो ठीक है, ये 60 की गिनती किसने की? वो कौन सा इदारा था जो इतना ज़्यादा चौकस है कि वो 60 की गिनती भी उसने पूरी, यानी राउंड फिगर के बजाय उसने एग्जैक्ट तादाद दी 3500, 3500, ना 3501, न 3400 और 999 जो भी बनता है। ये कमाल की गिनती थी जो उसने की और लोग हैरान थे कि उन्हें जलसागाह में अंदर जाने की जगह नहीं मिल रही, बाहर सड़कों पर भरे हुए हैं लोग और ये सारे मिलकर 3500 लोग थे या 6000 लोग थे अगर शेख रशीद की बात को मान लिया जाए। तो बहरहाल शेख रशीद साहब की भी वजारत दाखिला का ये पहला दूसरा रोज़ था, उन्होंने इसका मुबारक आगाज़ इसी तरीके से करना था कि अपोजिशन का जलसा नाकाम था। उन्होंने कहा कि मीनार पाकिस्तान की तारीख़ का ये सबसे छोटा जलसा था। जलसा बड़ा था या छोटा था ये हमसे ज़्यादा गवर्नमेंट को पता है। और इस जलसे में जो तकरीरें हुई वो लोगों ने सुनी, उनमें बहुत सारी बातें अहम आपको लगी होंगी और हर एक का अपना अपना ज़ाविया नज़र होता है, वो उसके हिसाब से फ़ैसला करता है कि ये बात अहम थी। मैं चंद एक बातों की तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूँ जो मेरे नज़दीक ज़्यादा माने खेज़ है, ज़्यादा अहम है और ज़्यादा नतीजा खेज़ है। माने खेज़ से ज़्यादा नतीजा खेज़ है। मरियम नवाज़ साहबा ने जो मीनार पाकिस्तान पर तकरीर की है, मेरा ख्याल है कि ये उनकी अपनी अब तक की तकरीरों में सबसे लंबी थी और सबसे ज़्यादा ज़ोरदार थी और सबसे ज़्यादा जुर्रतमंदाना तकरीर थी और बिलाशुबा इस तकरीर को यादगार का दर्जा दिया जा सकता है। उन्होंने बहुत सी बातें की, लेकिन एक ख़ास बात जो उन्होंने की वो मुझे चूँकि उसके हवाले से कुछ बातें याद हैं इसलिए मैं उसका जिक्र करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि मीनार पाकिस्तान पर वो जो इमरान खान का शोहरा आफाक जलसा हुआ था, जिसके बाद ये तहरीक इंसाफ का ये एक गुलगुला बरपा हो गया कि ये बहुत बड़ी पार्टी है, 2011 का जलसा, तो बिलाशुबा बड़ा जलसा था। तो मरियम नवाज़ साहब ने कहा कि ये जलसा पीटीआई ने तो नहीं कराया था, ये इमरान खान का जलसा तो नहीं था, ये तो उस वक्त के एक इंटेलिजेंस ऑफिसर शुजा पाशा साहब ने कराया था। अच्छा, उन दिनों जब ये जलसा हुआ था तो मैं एक अखबार का, लाहौर के एक अखबार का एडिटर था। तो बतौर एडिटर ज़ाहिर है बहुत सारे लोग मिलने आते हैं, हर तरह के लोग, मुख्तलिफ़ ख्याल पार्टियों के लोग और हुकूमती लोग और अपोजिशन के लोग और सिविल सोसाइटी के लोग और मजहबी जमातों के लोग, सभी लोग इन दफ्तरों में आते हैं और एडिटर से मुलाकात करते हैं, चीफ रिपोर्टर से मुलाकात करते हैं, मालिक से मुलाकात करते हैं। तो मेरा उन दिनों कई ऐसे लोगों से रब्ता हुआ जिन्होंने मुझे एक इन्फॉर्मेशन दी
मैं ये नहीं कहता कि वो इन्फॉर्मेशन 100% दुरुस्त थी, लेकिन उस वक्त जो मिलने वाली इन्फॉर्मेशन थी उसको आप आज के मरीम नवाज़ के बयान से मिलाकर देखें। इन्फॉर्मेशन ये मिली कि इस जलसा में अहमद शुजा पाशा साहब जो हैं उन्होंने 1 लाख बंदों का बंदोबस्त किया है, और ये वो 1 लाख बंदे अवाम नहीं हैं, ये वो हैं जिनकी हाज़िरी लगाई गई है जलसा गाह में आने के लिए। ये उन साहबान की रिपोर्ट थी। 1 लाख थे या कम थे या ज़्यादा थे, जो भी थे, मैं ये नहीं कहता। हाज़िरी लगाने की बात पर भी मुझे इसरार नहीं है, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि मुझे इस बात की इतला इन लोगों ने दी कि 1 लाख अफराद ऐसे लाए गए हैं जिनकी हाज़िरियाँ लगी हैं और उसके बाद उनको जलसा गाह में भेजा गया है। अगर उनकी ये बात सच है, जिसकी तस्दीक ये या तायीद मरीम नवाज़ साहबा की इस तकरीर से होती है, तो अगर उन 1 लाख को निकाल दें तो बाकी तो फिर 4-5 हज़ार ही लोग बचे थे वहाँ जो मीनार पाकिस्तान पर आए थे। और इससे कतई नज़र कि वो कौन लोग थे, कहाँ से आए थे, इसमें तो कोई शक नहीं कि इमरान खान के हामियों की जो टॉप मोस्ट जो लेयर है या जो कोर है वो एलीट क्लास की है। कभी आप पीटीआई के जलसों में जाकर देखें, आपको दुनिया की कीमती तरीन गाड़ियाँ इतनी ज़्यादा तादाद में नज़र आएंगी कि आप सारा दिन लाहौर में घूमते रहें तो आपको इतनी गाड़ियाँ किसी जगह इतनी जगह मिल मिलाकर भी नज़र नहीं आएंगी यदि आपको इतनी एक जलसे में नज़र आ जाती हैं। तो ये एलीट क्लास की पार्टी है और ये एलीट क्लास के लिए काम कर रही है। ये 2 साल में हमने देखा है कि जुमला फ़वायद एलीट क्लास को पहुँचाए गए हैं, चाहे वे शुगर मिल माफिया हो, चाहे वो आटा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करने वाले, गंदम एक्सपोर्ट करने वाले माफिया हो, या दवाओं का माफिया हो, या सीमेंट का माफिया हो, या प्लाटों और प्रॉपर्टी का माफिया हो। प्रॉपर्टी के बिज़नेस में जो इन दिनों अंधेर मचा है, उसकी अगर कहानी की पोजीशन लिखे तो मेरे ख्याल है एक वाइट पेपर तो सिर्फ प्रॉपर्टी के हवाले से बन जाएगा। और आज ही पीटीआई के एक साबिक रहनुमा जस्टिस वजीहुद्दीन ने कराची में एक फंक्शन में खिताब किया। वहाँ उन्होंने कहा प्रॉपर्टी और ये बिल्डर्स माफिया के हवाले से और सिंध में जो कराची के जिन जजीरों पर पीटीआई कब्जा करना चाहती है उनके हवाले से उन्होंने कहा कि पीटीआई की हुकूमत पाकिस्तान की करप्ट तरीन हुकूमत है। ये वजीहुद्दीन साहब ने कहा है। और वजीहुद्दीन साहब पर क्या पूरा मुल्क ये कह रहा है कि ऐसी करप्शन कभी इससे पहले ना देखी ना सुनी। जब ये हुकूमत आई थी इमरान खान की तो मुझे याद है कि एक टीवी प्रोग्राम में 3-4 तजिया नगार बैठे थे और वो इत्तेफाक से सभी इनके हामी थे पीटीआई के, और उनका इत्तेफाक राय ये था कि जो भी हो पीटीआई की हुकूमत में कोई मेगा स्कैंडल नहीं बनेगा, करप्शन का मेगा स्कैंडल। 2 साल में देखा कि 72 साल में इतने मेगा स्कैंडल नहीं बने जितने इन 2 सालों में बन गए। मसलन आलम जब्बा स्कैंडल को छोड़िए, वो तो की हुकूमत में आने से शायद पहले का था। BRTB जो लाहौर की मेट्रो है मुल्तान के, उसके मुकाबले में जो उन्होंने बनाई है उसका स्कैंडल देख लें, वो 1 खरब रुपए का स्कैंडल है। और उसके बारे में मरियम साहबा ने कहा कि ये वो बस है जो चलती कम है और जलती ज़्यादा है। 5 बसें तो उसकी जल चुकी है 6 महीनों में। और खुद बनी गाला, कभी आज़ाद गवर्नमेंट ने तहकीकात की तो पता चलेगा कि ये भी कोई मेगा स्कैंडल से कम नहीं है। और फॉरेन फंडिंग स्कैंडल अगरचे उसका ताल्लुक इस हुकूमत में आने से पहले का है, वो इतना हौलनाक है कि अगर उसके राज खुल जाएं, ये जो पीटीआई ने पूरा जोर लगाया हुआ है कुछ दूसरे सहूलतकारों की मदद से दबाव डलवा कर कि इस केस को नहीं खुलने देना, तो इस केस में राज किया है 23 फॉरेन करेंसी अकाउंट गैर कानूनी नाजायज़ इस स्कैंडल के बीच में आते हैं। और उन अकाउंट्स में क्या है, उन मुल्कों से भी उसमें भारी अरबों डॉलर आए हैं जिन मुल्कों का हम पाकिस्तान में नाम भी नहीं लेना पसंद करते। और ख़ास तौर पर वो मुल्क जिसका नेक्सस है एक मखसूस गैर मुस्लिम अक़लियती फ़िरक़े के साथ जो ख़ुद को मुसलमान दिलवाने के लिए अब एड़ी चोटी का ज़ोर लगा रहा है और जो इस पार्टी को हुकूमत में लाया है, तो उस मुल्क से भी अरबों डॉलर आए हैं। मुझको वो कोई साहब ये बताएं कि उस मुल्क से पाकिस्तान में अरबों डॉलर की फंडिंग हुई है तो उसके पीछे क्या नेक मकासद हो सकते हैं। उसके बाद ये आटे का स्कैंडल, चीनी का स्कैंडल, ये अपोजिशन ज़राए कहते हैं को चाहिए कि ये पूरी एक बाइफर्केशन दें और पूरी डिटेल दें कि किस किस तरह ये रकम बनती है। उनका कहना है कि ये आटा और चीनी के स्कैंडल में 1000 अरब रुपए का डाका मारा गया है। 1000 अरब, ये कितनी बड़ी रकम होती है। इसके अलावा बिलियन ट्री सुनामी, कोई दरख्त नहीं लगा। और ख़ुद इनकी सरकारी रिपोर्ट ने ये रियायती नंबर देकर उनसे बताया है कि सिर्फ 3 करोड़ दरख्त लगे हैं। 1 अरब दरख्त कहाँ और 3 करोड़ कहाँ, यानी गोया के 99 करोड़ से भी ज़्यादा दरख्तों का फ्रॉड हुआ है। वो कल परसों राना सनाउल्लाह पूछ रहे थे इन दरख्तों की पनीरी कहाँ से ली, बीज कहाँ से लिए, ये सब बताया जाए, कहाँ से बताया जाए। और लेकिन बताए क्यों, कोई पूछेगा तो बताएंगे ना। यहाँ तो उस वक्त हमें नज़र आता है कि पीटीआई के मेगा स्कैंडल पर पूछने की हिम्मत किसी में नहीं है, नैब में भी नहीं है और किसी और में भी नहीं है। फिर ड्रग्स का जो स्कैंडल है, ये 2 स्कैंडल हैं ड्रग्स के।
एक तो वो जो मालकान की मिली भगत से जो मल्टीनेशनल कंपनियों और जो इंटरनेशनल कार्टेल हैं उनके साथ मिलकर एक बहुत बड़ा कमीशन खाया गया। वो जो कमीशन खाया गया उसकी मालियत अरबों में है। तो इन मालकान को कितना फ़ायदा पहुँचाया गया होगा उसकी मालियत का आप अंदाज़ा कर लें। और दूसरा स्कैंडल था कि भारत से जान बचाने वाली अद्वियात के नाम पर हर तरह की अद्वियात मंगाएंगी और उसमें भी करोड़ों की कमाई की गई। और ये स्कैंडल जनाबे वाला इस पर किसी की नज़र ही नहीं है, और अगर मैं जिक्र करूँगा तो आपकी हंसी छूट जाएगी, लेकिन जनाब वो एक स्कैंडल है। वो स्कैंडल है लंगर खानों का। कितने लंगर खाने खुले और वो अब कहाँ हैं। कल ही मैंने एक तस्वीर देखी कि लंगर खाने की और शेल्टर होम की, वो खंडर बना हुआ है और वहाँ कुत्ते लेटे हुए हैं और वहाँ कोई आदमी नहीं है, जबकि वहाँ लंगर खानों का और शेल्टर्स होम का बजट माहाना बुनियादों पर जारी हो रहा है। बजट जारी हो रहा है, लेकिन ये लंगर खाने उजड़ गए हैं और शेल्टर होम बंद हो गए हैं। तो ये एक बड़ा स्कैंडल है जिसकी मालियत भी करोड़ों में नहीं जाएगी, अरबों में जाएगी, क्योंकि सुना है कि 60-70 शेल्टर होम और लंगर खाने जो हैं उनका खाता खुला हुआ है गवर्नमेंट के दफ्तरों में और वहाँ से पैसे आ रहे हैं। और एक छोटा सा स्कैंडल और है, वो जो एहसास प्रोग्राम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट फ़ंड को जो एहसास प्रोग्राम का नाम दिया गया था, तो उसमें तब्दीली ये आई है कि पहले वो रकम जितनी वहाँ से जारी होती थी वो बेवाओं वगैरह को मिल जाती थी। अब जो रकम जारी होती है उससे मिलती है जो 1000 रुपये के पीछे 500 रुपये का जग्गा PTI वालों को दे। तो क्या ये स्कैंडल नहीं है? तो इस तरह के अनगिनत स्कैंडल है। तो कहने की बात एक ये भी बनती है कि इतने सारे स्कैंडल और इतनी ज़्यादा करप्शन, तारीख की सबसे ज़्यादा करप्ट हुकूमत, 72 सालों की करप्शन आप एक तरफ रख लें तो ये 2 सालों की करप्शन उनसे कई गुना ज़्यादा है। तो इस करप्शन और इस तबाही का ज़िम्मेदार कौन है? आज नवाज़ शरीफ ने तो अपनी तकरीर में फिर कहा कि मैं उन लोगों का नाम क्यों ना लूँ जिन्होंने ये सब किया और जिन्होंने इलेक्शन चोरी किया, जिन्होंने इंतखाबी गिनती का इलेक्ट्रॉनिक निज़ाम बिठाया और ये सारे काम करके इमरान खान को हुकूमत दी, वो इस सारे मामले के ज़िम्मेदार हैं। और बिलावल भुट्टो ने भी आज काफ़ी जुर्मंदाना तकरीर की। उनकी तकरीर अगरचे मुख्तसर थी, सुना है वो लाड़काना में तफसीली तकरीर करने वाले हैं। तो ये तकरीर अगरचे उनकी मुख्तसर थी लेकिन उनकी फ़िक्रें कुछ बहुत तेज़ थे। मसलन उन्होंने कहा कि हम हिसाब लेंगे, इस कठपुतली से भी हिसाब लेंगे और इस सिलेक्टेड से, और इस सिलेक्टेड को सिलेक्ट करने वाले सिलेक्टरों से भी हिसाब लेंगे। और मौलाना फजलुर रहमान ने भी अपनी तकरीर में ऐसी ही बातें की और वो जिस तरह उनका लहजा था माजी की तरह आज भी सख्त था, अगरचे उनकी तकरीर आज मुख्तसर थी। और उसकी वजह यह है कि उन्होंने जिन फैसलों का ऐलान करना था वो एक इतला के मुताबिक वो PDM की मरकज़ी कौंसिल के इजलास तक मुलतवी कर दिए गए। बिलावल का एक फ़िक्रा ये था कि हम उन सिलेक्टर से भी हिसाब लेंगे जो मुल्क के ख़िलाफ़ साजिशें कर रहे हैं। ये फ़िक्रा नवाज़ शरीफ ने नहीं कहा, ये फ़िक्रा मरीम ने भी नहीं कहा। यानी बिलावल कम से कम इस फ़िक्रे की हद तक नवाज़ शरीफ और मरीम दोनों से आगे निकल गए हैं। बिलावल ने यह भी कहा सिलेक्टरों का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हुए कि मैं सिलेक्टरों से कहता हूँ कि साजिशें बंद करो, और नहीं, इससे बड़ी बात उन्होंने ये बड़ी अहम खबर दी कि हमसे राब्ते करना बंद कर दो, हमारे अंदर इख्तलाफ पैदा नहीं हो सकता। इस फ़िक्रे में वो कहानी सामने आ गई कि राब्ते हो रहे हैं और राब्तों का मकसद इस तहरीक को डिफ्यूज़ करना है या NRO हासिल करना है, और जो भी है इसके साथ साथ एक मकसद ये भी है कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में के दरमियान गलत फहमियों का दायरा पैदा कर दिया जाए, वो जो कि मुमकिन नहीं हो सका। अब जो राब्ते हो रहे हैं वो गोया के टकरे मारने के मुतरादिफ इससे ज़्यादा नहीं है। तो नाज़रीन, ये जो आज का जलसा जो है वो बड़े जलसों की सीरीज़ का आखिरी जलसा था, लेकिन इसके बाद तहरीक का जो अगला मरहला शुरू हो रहा है वो ज़्यादा तूफ़ानी है और ज़्यादा अहम है। इसमें पूरे मुल्क में मुख्तलिफ़ शहरों में जलसे किए जाएंगे जिनको मरकज़ी जलसा तो नहीं कहा जाएगा, लेकिन वो अपने इलाके की सियासत का मरकज़ी महवर बन जाएंगे। तो ये जलसे हुकूमत को चैन लेने तो नहीं देंगे और ये सिलसिला चलेगा जनाबे वाला कम से कम 1 महीना सवा महीना चलेगा। उसके बाद पहले जो फैसला था कि जनवरी के आखिर में 31 या 30 जनवरी को लॉन्ग मार्च का ऐलान होगा, अब वो फजलुर रहमान साहब ने इशारा दे दिया कि शायद जनवरी में ना हो, फरवरी में हो जाए। इनका ख्याल है कि फरवरी में भी अगरचे बड़ी सख्त ठंड होगी लेकिन वो जनवरी के मुकाबले में थोड़ी कम होगी। तो बहरहाल फरवरी का शुरू किया और जनवरी का आखिर किया। बात तो 1-1.5 महीने की है और इस 1.5 महीने में बहुत तूफ़ानी वाक़यात होने वाले हैं। एक सियासी निजूमी ने कल बताया कि आइंदा 40 या 50 दिन, वही 2 महीने के पौने 2 महीने की बात होगी, कि ये इतने हंगामा खेज़ और इतने मार का तो लारा होंगे कि हर रोज़ या हर दूसरे रोज़ या हर तीसरे रोज़ एक बड़ी खबर सुनने को मिलेगी। गोया के हुक्मरानों को ये बताने के लिए कि वो घबराए हुए नहीं हैं, हर रोज़ कुत्तों से खेलने की फ़ोटो दिखाना पड़ेगी। नाज़रीन, खुदा हाफ़िज़।